हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एग्जाम इज नियर बाय, एग्जाम सर पे हैं और हम सब व्यस्त हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन फिर भी आपका कुछ समय लूंगा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना है। ध्यान सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बिकॉज दिस इंपॉर्टेंट मैसेज विल चेंज योर रिजल्ट डेफिनेटली। यू नो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन आईसीए एग्जाम? रीज़न ये नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे, रीज़न ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। देखिए, जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उनसे हमारा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जी जान से मेहनत कर रहा है, वो स्टूडेंट भी एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है कि वो अपने आप पे डाउट करता है। Self doubt is one of the main reasons why students are not able to score in ICA exam even though target is only 50%। टारगेट 50% होने के कारण भी हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हम अपने एबिलिटी पे डाउट करते हैं। और ये डाउट क्यों आता है? क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम अपने पूरे सिलेबस को कंपाइल नहीं कर पाते हैं, हम अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो डाउट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। अंडरस्टूड? तो रीजन ये नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं की, रीजन ये नहीं है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की, रीजन ये है कि हम अपने पूरे सिलेबस को लास्ट मोमेंट में कंपाइल नहीं कर पाए। इट मीन्स वट एवर डेज आर लेफ्ट, इसमें आपको कुछ नया काम नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नया सीखना नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ाई की है, जो अभी तक आपने प्रैक्टिस किया, उसको कंपाइल कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, तभी आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा आएगा। यू नो, बचपन से हमारा क्या आदत है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के पहले हम अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करते थे, एग्जाम में जाते थे, अच्छा परफॉर्म करते थे। चाहे वो क्लास 1 का एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 10 का एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 12 का एग्जाम हो। यू नो, क्लास 10th वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ अ लाइफ, क्लास 12 वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ लाइफ। वहां पर टारगेट 80%, वहां पर टारगेट 50% नहीं था, वहां टारगेट 80% था, 90% था। फिर भी हम एग्जाम से डरते नहीं थे। हमने पूरे सिलेबस को रिवाइज किया, हम एग्जाम में गए, अच्छा परफॉर्म किए और वी अचीव दैट टारगेट। बट क्या होता है सीए एग्जाम में, चाहे वो सीए फाउंडेशन एग्जाम हो, चाहे वो सीए इंटर एग्जाम हो, चाहे वो सीए फाइनल एग्जाम हो, हम एग्जाम के पहले अपने पूरे सिलेबस को कंपाइल नहीं कर पाते, रिवाइज नहीं कर पाते, जिसके कारण डाउट पैदा होता है। उस कारण से हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते और वी आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो रीजन इज ओनली दैट वी डाउट अबाउट आवर एबिलिटी। यहाँ पे आपको काम करना है, जो आपने अभी तक किया है, आपने पूरा काम कर चुके, आप अपना पूरा पढ़ाई कर चुके हो। अब कुछ नया नहीं करना है, अब कुछ नया नहीं सीखना है। जो आपने पढ़ाई की उसको आपको रिवाइज करना है, कंपाइल करना है, एग्जाम में जाना है विथ कॉन्फिडेंट और एग्जाम में परफॉर्म करना है। करेक्ट? नाउ कमिंग टू सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्कशन। करेक्ट, मैं आपको ऑफकोर्स यहाँ बताने आया हूँ कि सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिवीजन कैसे करें लास्ट मोमेंट में। That is more important. So what we have understood that now how to compile the entire syllabus in an effective way. देखिए, आपने अभी तक जो पढ़ाई की है वो धरा का धरा रह जाएगा अगर आप इस पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो ये समझना जरूरी है कि हाउ टू कंपाइल द एंटायर सिलेबस इन द लास्ट मोमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिवीजन प्लान। तो ऑफकोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए 5 डेज प्लानर। ना वाई 5 डेज, वाई नॉट 6 डेज, वाई नॉट 7 डेज? देखिए, वो आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे हो या आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ज़्यादा समय चाहिए, तो आप 6 डेज का प्लान भी कर सकते हो, 7 डेज का भी प्लान कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से 5 डेज मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम डेज मत देना, इससे कम डेज मत देना, क्योंकि ये पेपर 1 है। अगर पेपर 1 आपका अच्छा जाता है तो ऑटोमेटिकली पेपर 2, पेपर 3 आपका उसके ऊपर निर्भर होता है। तो पेपर 1 आपका अच्छा जाना चाहिए, पेपर 2, पेपर 3 विल डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ पेपर 1। तो 5 डेज मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इस 5 डे में आपको कम से कम 15 घंटे पढ़ने हैं। तो 15 घंटे कम से कम बने, उतना कमिटमेंट आपसे चाहिए। देखिए, ये लास्ट एग्जाम, लास्ट अटेम्प्ट है आपके लिए। लास्ट अटेम्प्ट में आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है और कुछ काम नहीं करना है। तो 15 घंटे आपको इस 5 दिनों में पढ़ने हैं। करेक्ट? अंडरस्टूड? नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो व्हाट आई हैव डन फॉर इन दिस प्लान कि आई हैव मेड अ शेड्यूल इन सच ए वे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन 5 डेज विथ 1 मोर रिवीजन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। करेक्ट? एंड मैंने आपको इस प्लान में ये भी बता दिया है कि आपको हर चैप्टर्स के लिए कितना कितना घंटा मिनिमम चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद डे 1। इन डे 1 आई हैव केप्ट 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स में क्या क्या है? फर्स्ट इज व्हाट शेयर बेस्ड पेमेंट, देन लीज अकाउंटिंग, देन ऑल द एसेट बेस्ड इंड एयर्स। ऑल द एसेट बेस्ड इंड एयर्स में क्या क्या आएगा? इंड एयर्स 16, इंड एयर्स 38, इंड एयर्स 2, इंड एयर्स 40, इंड एयर्स 23, इंड एयर्स 105, इंड एयर्स 36। ये सारे इंड एयर्स कवर हो जाएंगे। करेक्ट?
और लास्ट में इनकम टैक्स। करेक्ट। ध्यान देखिए, अगर शेयर बेस्ड पेमेंट में मैंने आपको 3 घंटे दिए हैं, लीज में मैंने आपको 3 घंटे दिए हैं, एसेट बेस्ड इंडेस में मैंने आपको 5 घंटे दिए हैं और इनकम टैक्स में मैंने आपको 2 घंटे दिए हैं। अगर ये सब आपने कंप्लीट कर लिया इन टाइम, फिर भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं, तो इस 2 घंटे जो आपके पास बचते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इन चैप्टर के लिए, या आप डे 4 में मैंने आपको कुछ स्मॉल स्मॉल इंडियस दिया है, उसको यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो, तो आपका और समय यूज हो जाएगा। तो इस 2 घंटे जो सरप्लस आवर्स है आपके लिए, आपके पास, या तो रिमेनिंग चैप्टर्स का क्वेश्चन पढ़ लो, जो भी आपने कोई चैप्टर्स किया है उसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, या आप क्या करो, जो डे 4 में स्मॉल स्मॉल इंडियस है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो देखिए ये आपका 15 आवर्स का रिक्वायरमेंट हो गया। अगर आप चाहे तो 15 आवर्स से ज्यादा पढ़ सकते हो, वो आपकी क्षमता है, लेकिन मिनिमम आपको 15 घंटे पढ़ने हैं। मिनिमम आपको 15 घंटे पढ़ने हैं। करेक्ट। नाउ कमिंग डे टू में आई हैव गिवन 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। कंसोलिडेशन के लिए मैंने कितने घंटे दिए, 5 घंटे। बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए 4 घंटे, 4 घंटे, मीन्स टोटल कितना हुआ, 9 आवर्स। 9 आवर्स में आप इस 2 चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी जो 2 चैप्टर स्मॉल स्मॉल चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एक्सचेंज डिफरेंस, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, मींस इंड AS 7, इंड AS 2021, इस दोनों चैप्टर को मिला के मैंने आपको 3 घंटे दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना हुआ, 1 सेकंड, यू कैन सी द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इज 12 आवर्स। तो इनको करने के बाद भी आपके 3 घंटे सरप्लस बच जाते हैं। 1 सेकंड में बोलूंगा, इस 3 घंटे में या तो आप कोई रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लो इन चैप्टर्स के और प्रैक्टिस कर लो, या आप स्मॉल इंडियस जो आपको डे 4 में दिया गया उसको आप रिवाइज कर लो। अंडरस्टूड? Have you understood? Now coming to day 3. Day 3 is also I have given one important chapter, that is financial instrument chapter. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, तो मैंने इसके लिए आपको 5 घंटे दिए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में आपको 6 घंटे चाहिए या 7 घंटे चाहिए, तो उतना घंटा भी आप दे सकते हो। तो आई हैव गिवन मिनिमम 5 आवर्स, इफ यू वांट यू कैन टेक 6 आवर्स, 7 आवर्स, क्योंकि हमारे पास सरप्लस आवर्स है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा आपको और कौन से चैप्टर करने हैं इस दिन, EPS, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉय बेनिफिट, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। EPS के लिए आपको 2 घंटे दिया गया है, एग्रीकल्चर के लिए 1 घंटा, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए 2 घंटा, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के लिए 2 घंटा। इन आवर्स को कंप्लीट करने के बाद भी आपके 3 घंटे बच जाते हैं। तो या तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर ज़्यादा समय ले लो, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका 5 घंटे में खत्म हो गया है, तो इन 3 घंटे में या तो और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या 1 सेकेंड यू कैन रिवाइज द स्मॉल इंडियस चैप्टर विच आई हैव गिवन इन डे 4। अंडरस्टूड? तो इस कारण से ऐसा हो सकता है कि जो स्मॉल इंडियस आपको डे 4 में दिया गया है वो आप डे 3 तक ही रिवाइज कर लो, ऐसा हो सकता है। गॉट दिस पॉइंट? नाउ कमिंग टू डे 4. Day 4 I have given 1 second very important and most complicated chapter, that is Ind AS 115 revenue recognition. मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट के लिए Ind AS 115 एक सबसे कॉम्प्लिकेट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने कंटेंट नहीं पढ़ा तो एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो एग्जाम में क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, कंटेंट भी प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने आपको इसमें 5 घंटे दिए हैं। अगर आपको लगता है 5 घंटे से ज़्यादा देना, तो दैट ऑल्सो यू कैन गिव as per the requirement of this chapter. Correct? Once this chapter is completed, you can come to other balance Ind AS. जो भी balance Ind AS बच गया उसको भी आप रिवाइज कर लो। फॉर एग्जाम्पल Ind AS 1, Ind AS 8, Ind AS 10, Ind AS 20, Ind AS 24, Ind AS 34, Ind AS 37, Ind AS 113, Ind AS 108। उसके लिए मैंने 5 घंटे रखे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है ये चैप्टर तो आपने पहले रिवाइज कर लिया, ऐसा हो सकता है, तो ये 5 घंटे भी आपको जरूरत ना पड़े। तो यू आर विथ मीन, सपोज मान लेते हैं कि 5 घंटे आपको लग गए, तो 10 घंटे हो गए, तो फिर भी आपका 5 घंटे बच जाते हैं। इस 5 घंटे में आप क्या करो, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन वापस से रिवाइज करो, कुछ और प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन का, या तो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसको देखो। करेक्ट? तो वापस से आके कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको रिवाइज करना है इस डे 4 में। कमिंग डे 5 विच बिकम द लास्ट डे बिफोर एग्जाम। इस लास्ट डे 5 में मैंने थोड़ा आपको रिलैक्स रखा है, ज्यादा पढ़ाई मत करो, ज्यादा पैनिक मत हो इस डे में। करेक्ट ना? मीन्स कुछ नया नहीं करना है, बट देयर आर सम थ्योरी चैप्टर्स, वो यहाँ आके रिवाइज कर लो, क्योंकि देखिए थ्योरी चैप्टर अगर आपने पहले कर लिया ना वो आप भूल जाओगे। तो डे 5 में आके जो भी थ्योरेटिकल चैप्टर है उसको पढ़ लो। थ्योरेटिकल चैप्टर कौन कौन से हो गए, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक और चैप्टर एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो थ्योरी चैप्टर नहीं है, वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन देख के जाना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से तो हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। देयर आर 3 बैलेंस शीट क्वेश्चन, वो भी देख के चल जाओ, और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस भी करो। उस
एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको 2 घंटे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 3 घंटे चाहिए तो 3 घंटे भी ले सकते हो। बाकी जो थ्योरेटिकल चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चैप्टर में आपको सिर्फ जो क्वेश्चन दिया हुआ आईसीएस स्टडी मैटर में और जो आरटीपी एमटीपी में आया है वही क्वेश्चन करके जाना है। कमिंग टू प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी, इसको छोड़ के मत जाना। एक क्वेश्चन आने वाला है 6 मार्क्स का, वो भी क्वेश्चन कैसा होने वाला है जो आईसीएस स्टडी मैटर में दिया हुआ है, उस सारे क्वेश्चन को करके जाओ। तो अगर आपने प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी अभी तक नहीं किया है तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आपने ये चैप्टर ऑडिट में किया हुआ है, प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो ओनली क्या करो, उस चैप्टर को अप्लाई करो सारे क्वेश्चन जो आईसीएस स्टडी मैटर में दिए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना, देखना है कि किस तरह से लिखना है, और बस समझ लो एग्जाम अगर उतना लिख लोगे तब भी 6 में 2 या 3 तो मिल जाएगा, करेक्ट ना। अगर आपके पास समय नहीं है, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी एक नया चैप्टर है, करेक्ट ना। हो सकता है ये चैप्टर अभी आपको समझ में ना आए, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो मैं बोलूंगा अगर समझ में नहीं आएगा, आपके पास टाइम भी नहीं है और आप सरदर्दी नहीं लेना चाहते इस चैप्टर को छोड़ दो। अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से उस चैप्टर को छोड़ सकते हो, मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन ना आके एक एमसीक्यू आए 2 मार्क्स का। उस एमसीक्यू में भी मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑप्शन होने वाला ऑल ऑफ द अबव, मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, करेक्ट ना। तो अगर स्मार्ट वर्क करो तो हो सकता है तुक्का में वो क्वेश्चन लग जाए। तो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी ये चैप्टर को आप छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नया चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते हो तो, करेक्ट, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इफ बैलेंस आवर लेफ्ट, तो अगर आप देखो ये कितने घंटे में, 5 से 6 घंटा, बाकी आपके पास 9 से 10 घंटा बच जाता है। इसमें आप क्या करो, वापस से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर रिवाइज करो और कोई भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो उसके साथ जो आपको लगता है जिसमें आपका हाथ तंग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि लीज है वापस रिवाइज करना चाहिए, शेयर बेस्ड पेमेंट वापस रिवाइज करना है, कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लो, करेक्ट ना। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ और भी कुछ चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया डे 1 टू डे 5 का सारा शेड्यूल। और देखिए किस इफेक्टिव वे से आपने इसको रिवाइज किया है। आपने एक बार पढ़ाई भी कर ली, रिवाइज भी कर लिया एक कैटेगरी चैप्टर, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बिफोर एग्जाम। नाउ कमिंग टू द एग्जाम डे, एग्जाम कितने बजे, एग्जाम आपका 2 बजे है। 2 बजे मीन्स अगर आप सुबह सही समय में उठ जाते हो, करेक्ट ना, मैं तो बोलूंगा एग्जाम डे में अच्छे से सोना, आराम सोना। फिर भी आपके 4-5 घंटे होंगे, इस 4-5 घंटे में जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट दिया है उसको सिर्फ पढ़ के जाना है। आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत, ऊपर ऊपर सारे क्वेश्चन को देख के जाओ, स्पीड में गो थ्रू करो, सारे चैप्टर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देख के जाओ। क्या होता है कभी कभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हुबहू एग्जाम में आ जाता है, तो आपने जस्ट बिफोर एग्जाम उसको देखा है तो एक एग्जाम हॉल में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, ये तो मैंने देखा है और वही क्वेश्चन आ गया, तो आप एक कॉन्फिडेंट वे में उसका आंसर दोगे, अंडरस्टूड, करेक्ट। और अगर टाइम बचे तो अगर ऑफकोर्स आपने आरटीपी एमटीपी का एमसीक्यूज देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जितने भी आरटीपी एमटीपी के केस स्टडीज एमसीक्यूज आए उसको जरूर देख के जाना, करेक्ट। हालांकि केस स्टडीज के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज की कोई अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम में जो भी केस स्टडी आएगा वो आपके लिए नया होगा, उस एग्जाम डे में आपको देखना है कि उसको कैसे करना है, करेक्ट। फिर भी जो आरटीपी एमटीपी का केस स्टडी है उसको जरूर देख के जाएगा, हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अंडरस्टूड। सिमिलर क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अंडरस्टूड। तो दिस इज द इंटायर प्लान बस ये फाइनेंस रिपोर्टिंग जो आपका 5 दिन में इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा, अंडरस्टूड, करेक्ट, करेक्ट। नाउ कमिंग टू लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, कि मैंने आपको पहले केस स्टडी दिए हैं, करेक्ट, मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है, और अभी कुछ ही समय पहले मैंने अपने स्टूडेंट के साथ हैंड रिटन नोट्स, मेरे जो समरी नोट्स है, कंसोलिडेशन चैप्टर, बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर भी शेयर किया था। अगर आपको वो चाहिए तो आप जो आपको गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया उसको फिल कर दीजिए, तो वो भी हम आपको सेंड कर देंगे। और एक सैंपल टेस्ट पेपर भी हमने आपके साथ शेयर किया था विद सजेस्ट सॉल्यूशन, अगर आपको वो नहीं मिला तो वो भी आप, अगर आपको चाहिए तो बस जस्ट फिल द गूगल फॉर्म, विल सेंड द सैंपल टेस्ट पेपर। लेकिन इस समय मैं आपसे बोलूँगा सैंपल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है कि वेदर यू आर एबल टू कंप्लीट द इंटायर क्वेश्चन पे इन 3 आवर्स, तो एक टेस्ट जरूर लिखना, करेक्ट ना, कि एक टेस्ट बस जरूर लिख के देखना वेदर यू आर एबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर इन 3 आवर्स और नॉट। तो आपको स्पीड कितना मेंटेन करना चाहिए, हर क्वेश्चन के लिए कितना समय रखना चाहिए, वो आपको जरूर पता होना चाहिए बिफोर एग्जाम। तो उसको पता करने के लिए आपको ऑफकोर्स एक सैंपल टेस्ट पेपर लिखना चाहिए। तो अगर आप इस टेस्ट पेपर को चाहते हैं जो कि बहुत अच्छे से बनाया गया एज पर द आईसीएस स्टैंडर्ड, अगर वो आपको चाहिए तो जस्ट फिल द गूगल फॉर्म, विल सेंड द इंटायर MCQs, expected question, handwritten notes of mine plus sample
मॉक टेस्ट पेपर अगर वो भी चाहिए तो जस्ट फिल द गूगल फॉर्म, उसमें जो भी ईमेल आईडी आपका होगा उसमें हम आपको ईमेल कर देंगे। आई होप जो भी हमने डिस्कशन किया आपको समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। करेक्ट ना? ऑल अंडरस्टूड? बी कॉन्फिडेंट एंड रिमूव द सेल्फ डाउट फ्रॉम योर mind. If you remove that, believe me, you can easily score more than 60% in exam. Bye bye. All the best.